आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्या हाई रिटर्न्स के लिए? सच ये है कि जब तक मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब तक हर एक को रिटर्न्स पसंद आते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट 15 से 20% करेक्ट करता है तो वहां पर एक ही थॉट हर एक के मन में आता है कि क्या मेरा कैपिटल सेफ है? पोर्टफोलियो रेड होता है तो न्यूज चैनल्स वाले और ज्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज 10 दिन के अंदर ही वीक पड़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम 20 साल का हिस्टोरिक डेटा समझें तो वहां से एक पैटर्न बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है कि 7 इयर्स के रोलिंग पीरियड के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स ने नेगेटिव आउटकम बहुत ही रेयर दिया है। हाँ, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग साइलेंट होती है। अब सवाल ये आता है कि क्या एक्चुअल में अभी भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो ग्रोथ के साथ साथ हमें अननेसेसरी कैपिटल डैमेज से प्रोटेक्शन भी दें? तो इसी के अराउंड आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से वो 3 ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जिनके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करके समझेंगे, जो इंडिया में 2026 के कॉन्टेक्स्ट में सेफ कंसिडर किए जा सकते हैं। कोई भी हाइप यहाँ पर नहीं होने वाली, सिर्फ और सिर्फ इन म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हुए हम चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लें। अब जब हम बात सेफेस्ट की करते हैं तो सबसे पहले हमें एक ऐसी कैटेगरी से स्टार्ट करना चाहिए जो प्योर इक्विटी और प्योर डेट में बैलेंस क्रिएट करती है, क्योंकि सच बात यही है कि हर एक इन्वेस्टर 100% इक्विटी की वोलेटिलिटी को टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसीलिए एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर 2026 के एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है जो ग्रोथ पोटेंशियल को कंप्लीटली सैक्रिफाइस नहीं करती है, बट रिस्क मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड कर देती है। और इस फ्रेमवर्क में हमारा पहला म्यूचुअल फंड आता है जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, जो कि एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों पे ही फोकस किया जाता है। फंड के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर समझा जाए, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इनका AUM अप्रोक्सीमेटली 49,000 करोड़ के आसपास का है और इनका जो NAV है वो 460 का है। लॉन्च डेट 1 जनवरी 2013 की है। एक्सपेंस रेशियो 0.91% का है और एग्जिट लोड है 1% का अगर 30% से ज्यादा रिडीम किया जाता है विद इन 1 ईयर। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज का है और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 का है। बेंचमार्क इंडेक्स है क्रिसिल हाइब्रिड 35:65 एग्रेसिव इंडेक्स। बेंचमार्क बेसिकली एक कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड रहता है। सिमिलरली जैसे आपको एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स को जज करने के लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। और इस केस में जो बेंचमार्क इंडेक्स है क्रिसिल हाइब्रिड 35:65 एग्रेसिव इंडेक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एग्रेसिव हाइब्रिड पोर्टफोलियो को, जिसमें कि क्लियरली ये बताता है कि 65% इक्विटी में एलोकेट किया जाता है और 35% यहाँ पर एलोकेट किया जाता है डेट में, जो एक एग्रेसिव हाइब्रिड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर किसी भी फंड के परफॉर्मेंस को अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं तो वहाँ क्लियरली समझ में आता है कि वो फंड मैनेजर वहाँ वैल्यू ऐड कर रहा है या फिर उस फंड का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अगर तो फंड बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म करता है, इट मीन्स कि फंड मैनेजर वहाँ वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर बेंचमार्क से कम परफॉर्म करता है तो उस फंड का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। हाइब्रिड फंड जैसे कि हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इस फंड की बात कर रहे हैं, इसमें इक्विटी के ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ डेट की स्टेबिलिटी को भी ये कंबाइन करता है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर एग्रेसिव इक्विटी वोलेटिलिटी ही सिर्फ हमें नहीं मिलती, बल्कि एक स्टेबिलिटी का कुशन भी मिल जाता है पोर्टफोलियो में। इस तरीके के फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी सूटेबल हो जाते हैं जो प्योर हाई रिस्क इक्विटी एक्सपोजर नहीं चाहते, लेकिन फिर भी डिसेंट ग्रोथ के साथ साथ बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को एम करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूं तो यहाँ पर ग्रोथ भी मिल जाती है और रिस्क भी कंट्रोल्ड मैनर में रहता है। आगे इस फंड के एलोकेशन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो कि इक्विटी में अप्रोक्सीमेटली 74% के आसपास एलोकेट किया जाता है, डेट में 19.87% के आसपास, 3.04% अप्रोक्सीमेटली कैश में और रियल एस्टेट में 2% के आसपास। कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए तो 62% के आसपास एलोकेट किया जाता है लार्ज कैप में, मिड कैप में अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास और स्मॉल कैप में 5.57% के आसपास। बाकी जो डेट एलोकेशन है वो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रहता है। मूविंग ऑन टू पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस फंड का, तो 6 मंथ्स में हमें देखने को मिलता है 6.51% का ग्रोथ, जबकि कैटेगरी एवरेज लगभग 3%
10% के आसपास का है। इसका मतलब ये है कि फंड ने शॉर्ट टर्म में अपने कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है। एक साल की बात की जाए तो 14% है वर्सेस 8.7% जो कि कैटेगरी एवरेज है। लॉन्ग टर्म में भी मिलते जुलते ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर ने इक्विटी प्लस डेट को बैलेंस करते हुए यहां पर बेटर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। वहीं आप 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का भी CHR देख सकते हो। हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है। ये सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस का इंडिकेशन है, स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू टॉप होल्डिंग्स जो इस फंड की हैं। सबसे पहला है ICICI बैंक, जहां पर यहां 3.89% के आसपास देखने को मिलता है। HDFC बैंक में है 2.72%, रिलायंस इंडस्ट्रीज अप्रोक्सीमेटली 2.35% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1.88% के आसपास। और कौन से टॉप सेक्टर्स हैं जहां पर ये फंड निवेश करता है, तो उसमें आ जाता है फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 15.9% के आसपास है, एनर्जी में 6.76%, सर्विसेज 6%, ऑटोमोबाइल में 4.86% के आसपास। मूविंग ऑन टू वैल्यूएशन मैट्रिक्स, तो यहां पर फंड का पी रेशियो 23 का है और कैटेगरी एवरेज पी है 27.8 का। पी रेशियो बताता है कि फंड के पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स के हिसाब से उनका प्राइस क्या है। तो यहां अगर पी रेशियो 23 का है तो ये हमें बताता है कि एक इन्वेस्टर 23 रुपए पे कर रहा है 1 रुपए की अर्निंग के लिए, जो इंडिकेट करता है कि फंड का पोर्टफोलियो मॉडरेटली वैल्यूड है, ना ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और ना ही बहुत ज्यादा चीप है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 27.8 का पी है कैटेगरी का, जो इंडिकेट करता है कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के जो बाकी पोर्टफोलियोज हैं उनका वैल्यूएशन कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये फंड बेटर वैल्यूएशन डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो फंड है ये कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आया है, जिस वजह से ये टॉप रैंक्ड फंड रहा है अपनी कैटेगरी में, जो कि रेगुलरली टॉप परफॉर्मर्स में काउंट होता आया है। मतलब कि ये कोई 1-2 साल की या फिर लकी परफॉर्मेंस की बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को दिखा रहा है। और हायर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे आप 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल के परफॉर्मेंस को एनालाइज करो, विच मीन्स कि फंड ने डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन किया है। आगे बात कर लेते हैं अल्फा की, जो कि हायर देखने को मिलता है लास्ट 3 इयर्स के लिए 5.7 का। अब अल्फा 5.7 का है, ये आपको क्या बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क जो कि क्रिसिल हाइब्रिड 35:65 एग्रेसिव इंडेक्स है उससे एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना के दिए हैं। और लोअर एक्सपेंस रेशियो जो कि 0.91% का है, ये हमें देखने को मिल जाता है। इस पूरे डिस्कशन को अगर हम फंड नंबर 2 को समराइज करें तो यहाँ पर कंसिस्टेंट रैंकिंग, बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस और कंट्रोल्ड कॉस्ट, ये जो एक कॉम्बिनेशन है ये इस फंड को एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फंड की पहचान दिलाता है। कंसिस्टेंट रैंकिंग, बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस और कंट्रोल्ड कॉस्ट, ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फंड की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी हो जाता है कि हाइब्रिड इक्विटी फंड्स जो रहते हैं ये रिस्क को तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इक्विटी एक्सपोजर है वो 65 से 75% के आसपास देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर थोड़ा सा और हाई इक्विटी एक्सपोजर लेना चाहता है, वो भी रैंडम डाइवर्सिफिकेशन के साथ नहीं, हाई कन्विक्शन स्टॉक सिलेक्शन के थ्रू, ताकि कंट्रोल्ड ग्रोथ भी मिलता रहे, तो उसके रिलेटेड कौन सी कैटेगरी रेलेवेंट हो सकती है। तो यहां से अब हम बैलेंस्ड स्ट्रक्चर से मूव करेंगे फोकस्ड कन्विक्शन स्ट्रैटेजी की ओर। ये कैटेगरी थोड़ी सी इक्विटी हैवी होती है, लेकिन अगर यहां पर फंड मैनेजर डिसिप्लिन्ड हो तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। इसी फ्रेमवर्क में आ जाता है हमारा नेक्स्ट म्यूचुअल फंड, जो है HDFC फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, जो कि फोकस्ड कैटेगरी का फंड है जिसमें मैक्सिमम 30 कंपनीज के स्टॉक्स रखे जाते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से इस फंड का जो AUM है यानी कि फंड साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 26,537 करोड़ के आसपास है। NAV है 272 का और ये जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। एक्सपेंस रेशियो फंड का है 0.63% का और एग्जिट लोड 1% का है इफ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 TRI और यहाँ
पर मिनिमम अगर आप SIP करना चाहते हो तो 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपए से शुरू की जा सकती है, जो एक असेसिबल अमाउंट है अगर हम बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ये फंड में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं लेकिन कन्विक्शन काफी ज्यादा हाई रहता है। अब बात कर लेते हैं फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। तो 6 महीने में अगर देखा जाए तो इस फंड का 7% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है, वहीं कैटेगरी एवरेज अप्रोक्सीमेटली 5.8% के आसपास है। एक साल का देखा जाए तो HDFC फोकस्ड फंड का 13% के आसपास ग्रोथ रहा है और कैटेगरी एवरेज 8% के आसपास है। 3 साल का जो CAGR है वो अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास है कंपेयर टू कैटेगरी जो कि 18% के आसपास देखने को मिला है। सिमिलरली 5 साल 7 साल का भी आप देख सकते हो और 10 साल का जो CAGR है वो 17% के आसपास देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली, वहीं कैटेगरी एवरेज 15% के आसपास का है। यानी कि कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस फंड का देखने को मिला है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी। फंड का एलोकेशन देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास इक्विटी में है, वहीं 7.9% कैश में है, डेट में 0.19% है और रियल एस्टेट में 1.76% के आसपास। मार्केट कैप वाइज अगर स्प्लिट को देखा जाए तो लार्ज कैप कैटेगरी में है अप्रोक्सीमेटली 72% के आसपास, वहीं मिड कैप में है 6% और स्मॉल कैप में है 11% के आसपास। फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात की जाए तो HDFC बैंक में अप्रोक्सीमेटली 9.89%, ICICI बैंक में 9.62% के आसपास, एक्सिस बैंक 7.8%, कोटक महिंद्रा बैंक 5.85% के आसपास। और कौन से टॉप सेक्टर्स में इन्होंने निवेश किया है वो है फाइनेंशियल्स में अप्रोक्सीमेटली 40.9% के आसपास, ऑटोमोबाइल में अप्रोक्सीमेटली 13%, हेल्थ केयर में 6.8% और सर्विस सेक्टर में 6% के आसपास। फंड का PE रेशियो है 22 का और बेंचमार्क PE यहाँ पर 24 के आसपास का है। अगर हम कैटेगरी PE की बात करें तो वो 29.55 का है, तो वैल्यूएशन यहाँ पर रीजनेबल दिखाई देता है अगर PE रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझा जाए। फोकस्ड कैटेगरी के हिसाब से फंड का एक्सपेंस रेशियो भी लोअर है जो कि केवल 0.63% का है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब यह है कि फंड मैनेजर को क्या एनुअल कॉस्ट आप पे कर रहे हो। ऑल्सो कंसिस्टेंटली हायर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल के परफॉर्मेंस को भी स्टडी करते हैं। अल्फा जो कि मेजर करता है कि फंड ने बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट किया है, तो यहाँ पर वो भी हायर देखने को मिलता है 7.7 का, जिसका मतलब ये है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से सिग्निफिकेंटली ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं पिछले 3 साल में। मूविंग ऑन टू रिस्क मैट्रिक्स, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अपसाइड कैप्चर रेशियो जो कि 96 का है, जिसका मतलब ये निकलता है कि जब मार्केट 10% ऊपर जाता है तो ये फंड अप्रोक्सीमेटली 9.6% पार्टिसिपेट करता है। कैटेगरी एवरेज भी 96 का है, मतलब कि अपसाइड में फंड कैटेगरी के बराबर परफॉर्म कर रहा है। ग्रोथ पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। वहीं डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 47 का है। ये एक्चुअल गेम चेंजर है। जब मार्केट 10% गिरता है तो ये फंड सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 4.7% के आसपास गिरता है। कैटेगरी एवरेज डाउनसाइड कैप्चर है 90 का, मतलब बाकी फंड्स अगर मार्केट के गिरने का 90% इंपैक्ट लेते हैं तो ये फंड केवल 47% इंपैक्ट ले रहा है। यानी कि क्रैश के टाइम यहाँ कैपिटल प्रोटेक्शन सिग्निफिकेंटली बेटर नजर आता है। तो एक पावरफुल वन लाइन समरी अगर मैं आपको दूं तो अपसाइड में कैटेगरी के बराबर, लेकिन डाउनसाइड में कैटेगरी के मुकाबले आधा रिस्क इस फंड में देखने को मिलता है और यही चीज इसको सेफर कैटेगरी में कंसिडर करवाती है। अगर आप हैवी इक्विटी एक्सपोजर के साथ कंफर्टेबल हो बट स्टिल डाउनसाइड कंट्रोल चाहते हो तो ये कैटेगरी का ये जो फंड है इसके बारे में आप डेफिनेटली रिसर्च कर सकते हो, फर्दर स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हो जहां पर इक्विटी और डेट के साथ साथ गोल्ड और ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले तो फंड नंबर 3 के बारे में ध्यान से सुनिएगा, जो है निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से इनका जो AUM है वो 12,500 करोड़ के आसपास का है, NAV 26 के आसपास का है और ये जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान
जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लॉन्च हुआ था 7 अगस्त 2020 को। एक्सपेंस रेशियो 0.26% का है और एग्जिट लोड 1% का रहेगा अगर 10% से ज्यादा यूनिट्स को रिडीम किया जाता है विद इन 12 मंथ्स। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज का है और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 का। अब क्योंकि ये एक मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड है तो यहाँ पर सिर्फ इक्विटी में नहीं बल्कि डेट के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर और इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ साथ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में भी निवेश किया जाता है। अपडेटेड एसेट एलोकेशन देखा जाए तो इक्विटी में एलोकेट किया जाता है 59% के आसपास, 17.55% डेट में, कमोडिटीज, ऑल्टरनेटिव्स एंड अदर्स में 22.9% एलोकेट किया जाता है, जिसमें कि इंक्लूडेड है गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल ETFs एक्सेट्रा। मार्केट कैप वाइज ब्रेकडाउन ये शो करता है कि इक्विटी पोर्शन में मेजरली लार्ज कैप्स में 43.8% के आसपास एलोकेट किया जाता है, फॉलोड बाय मिड कैप जहां 10.6% के आसपास है और स्मॉल कैप में 5% एक्सपोजर देखने को मिलता है, विच हेल्प्स बैलेंस्ड ग्रोथ विद रिलेटिव स्टेबिलिटी। इस फंड में लगभग 60% इक्विटी, 18% डेट और 23% के आसपास कमोडिटीज और अदर ऑल्टरनेटिव्स का मिक्स रहता है, जिससे कि ग्रोथ, स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन ये तीनों ही साथ में मिल जाती हैं। फंड की टॉप होल्डिंग्स देखें तो सबसे पहले नाम आता है निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 का, जहां पर 10.55% के करीब एलोकेट किया जाता है। देन इज iShares MSCI वर्ल्ड ETF जिसमें है 5.73%, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF में 5% के आसपास, ICICI बैंक में 3.89% अप्रोक्सीमेटली और बाकी भी आप अपनी स्क्रीन पर सभी होल्डिंग्स देख पा रहे हो। मूविंग ऑन टू फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन में 14% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिलता है, जबकि कैटेगरी एवरेज 11% के आसपास का है। तो शॉर्ट टर्म में भी ये फंड ने अपने पीयर्स से बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है। एक साल में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है 23% के आसपास का। मार्केट कंडीशंस अच्छे रहे हों या फिर टफ रहे हों, डाइवर्सिफाइड एसेट मिक्स ने स्टेडी रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। आगे 3 साल का CAGR 22% के आसपास का रहा है, यानी कि मीडियम टर्म में फंड ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी एवरेज से। 5 साल का CAGR 17%, ये भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर है कंसिडरिंग इक्विटीज प्लस ऑल्टरनेटिव एसेट्स का एक्सपोजर यहाँ पर मिलता है। सिंस इंसेप्शन अगर देखा जाए तो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 19.63% के देखने को मिलते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये फिगर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अब इस फंड ने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में अगर हम देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज से हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ के साथ साथ रिस्क भी कंट्रोल्ड मैनर में हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो भी लोअर है 0.26% का। कम एक्सपेंस रेशियो का फायदा लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना बड़ा इंपैक्ट, उतना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं एवरेज क्रेडिट रेटिंग की, जो कि इस फंड की AAA की है, दैट इज हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी रेटिंग, यानी कि फंड की डेट होल्डिंग्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और लो रिस्क कंपनीज या फिर इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्ट करता है और डिफॉल्ट का रिस्क कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। बाकी कंसिस्टेंट एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। 1 साल, 3 साल, 5 साल का परफॉर्मेंस आप कंपेयर करके देख सकते हो और खुद भी स्टडी कर सकते हो। अल्फा यहाँ पर हायर है 7.76 का फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो फंड नंबर 3 के बारे में जो भी डिस्कशन हमने किया है उसको कंक्लूड करें तो ये एक लो कॉस्ट स्ट्रक्चर वाला फंड है जो AAA क्वालिटी डेट एक्सपोजर देता है। साथ ही साथ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा ही आउट परफॉर्म किया है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अल्फा भी है। फंड के परफॉर्मेंस के साथ साथ यहाँ पर सेफ्टी का भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। बीटा 0.81 का है, जिसका मतलब है कि फंड मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा कम वोलेटाइल है। अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है तो ये फंड अप्रोक्सीमेटली 0.81% मूव करेगा, इसीलिए ये मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के लिए लेस सेंसिटिव है। लोअर मार्केट सेंसिटिविटी ये एक एडवांटेज हो जाता है। पी रेशियो 24.97 का है और बेंचमार्क पी यहाँ पर 24.7 का है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपको क्या इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं।
तो यहाँ पर अगर आप प्योर इक्विटी को अवॉइड करना चाहते हो, मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशंस में पैनिक अवॉइड करना चाहते हो, आपका टाइम फ्रेम यहाँ पर टाइम होराइजन 5 से 10 साल का है और आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का है, तो आप इन फंड्स के बारे में डेफिनेटली स्टडी कर सकते हो। सेफेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि रिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि मार्केट में कभी भी रिस्क जीरो नहीं होता है, बट जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क को इग्नोर ना करते हुए उसे स्ट्रक्चर करते हैं। रियल सेफ्टी किसी एक फंड से नहीं मिलती है। रियल सेफ्टी एक्चुअल में मिलती है क्लियर एसेट एलोकेशन, डिफाइंड टाइम होराइजन, मार्केट करेक्शंस में इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन के साथ एसआईपी कंटिन्यू रखने से। बुल रन में सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन जब मार्केट में करेक्शंस देखने को मिलती हैं तब एक इन्वेस्टर का असली टेस्ट होता है। शॉर्ट टर्म में अगर बात की जाए तो डेफिनेटली हेडलाइंस मार्केट को ड्राइव करती हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो एक इन्वेस्टर का डिसिप्लिन कंपाउंडिंग ड्राइव करता है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल करना नहीं होता, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का यहाँ पर मतलब है कि आप कंट्रोल्ड रिस्क के साथ सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करो, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रक्चर को समझ के वहां पर सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने की बात करते हो तो हमेशा ही मार्केट आपको बढ़िया रिवॉर्ड देता है। एक क्लियर डिस्क्लेमर यहां पर मैं आपको देना चाहती हूं दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। पास्ट रिटर्न्स या पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं देते हैं। तो जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें। और हमने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है। आपको इससे अगर हेल्प मिली है तो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।